हाय गाइज, मैं रवि प्रकाश। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मध्यकालीन भारत में सीरीज चल रही है अभी। तो गुलाम वंश पढ़ लिए, खिलजी वंश पढ़ लिए, और हम लोग तुगलक वंश में तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब गयासुद्दीन के बाद जो आने वाले हैं उनके बेटा जौना खां, उन जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में स्थापित होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन, सबसे पहला चीज है, ये दूसरा शासक होता है। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का सेकेंड नंबर का शासक होता है, और इनकी जो शासन होती है वो 1325 से 1351 तक होती है। क्लियर? तो अब चलते हैं कि इनकी बचपन का नाम जो होता है वो जौना खां होता है। बचपन का नाम कितना होता है? जौना खां होता है। और ये दिल्ली के सुल्तान जो बनते हैं तब ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से विख्यात होते हैं। क्लियर? अब है कि इनका जो है शिक्षक जो होते हैं वो गयासुद्दीन, मौलाना गयासुद्दीन होते हैं। इनका जो शिक्षक होते हैं, इनका जो पालक पढ़ाते लिखाते हैं, वो कौन होते हैं? मौलाना गयासुद्दीन। वास्तव में ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो यह अरबी और फारसी भाषा का एक ज्ञानी रहते हैं। अरबी जानते तो बहुत चीजें हैं, लेकिन अरबी और फारसी में काफी इसको पकड़ होता है। तो ये जौना खां को कहा जाता था उलूग खां भी, याद रखिएगा। उलूग खां, जौना खां जो है ना, एक ही नाम है बचपन का, लेकिन बाद में यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस हो जाते हैं। तो जब ये इसके पास जो बचपन में ये पढ़ाई करते हैं, तो इसमें इसके साथ बहुत सारा नॉलेज होते हैं। इसमें गणित, विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, इस सब के पास से काफी नॉलेज होते हैं। इस विषयों को इसको ज्ञानी कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में ये एक योग्य और अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बिल्कुल। इसने सबसे पहले गद्दी पर बैठते हुए क्या कर दिया? राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहां कर लिया? देवगिरी कर दिया। दिल्ली से राजधानी को बदलकर देवगिरी कर लिया, और देवगिरी जो है उसका भी नाम बदल दिया और उसको कर दिया दौलताबाद। क्या कर दिया? दौलताबाद। लेकिन मैं देवगिरी को इस्लाम में कहा जाता था कुबतुल इस्लाम, यानी देवगिरी को कहा गया उस समय कुबतुल इस्लाम भी कहा जाता था। देवगिरी का दूसरा नाम क्या हो? कुबतुल इस्लाम। इसने क्या किया? एक सनकी तो था ही, ये क्या किया? 1327, ठीक है। कब? 1327 में, यहां गलत हो गया है, 1327 में क्या करते हैं? ये योजना लाते हैं, और उसका प्रथम योजना जो होता है वो दोआब के क्षेत्र में क्या करता है? टैक्स को वृद्धि करना। प्रथम योजना लाता है और टैक्स बढ़ा देता है। तो इनका प्रथम योजना चलता है दोआब के क्षेत्र में, क्या करता है? टैक्स बढ़ा देता है। तो इनके जो योजनाओं होते हैं, बहुत सारे योजना, उसमें से महत्वपूर्ण 5 योजनाओं के बारे में बर्नी जो है जो वर्णन किया है, जिसमें 5 योजना का कौन कौन नाम है? तो दोआब क्षेत्र में वृद्धि टैक्स का, दोआब क्षेत्र में टैक्स का वृद्धि जो 25 और 27 में, 1325-27 में क्या। दूसरा है कि ये जो राजधानी में परिवर्तन कर दिया, दिल्ली से कहां ले गया? देवगिरी। देवगिरी का नाम बदल दिया क्या? दौलताबाद। उसके बाद क्या कहते हैं? तीसरा योजना जो था उस सांकेतिक मुद्रा चलाया जो 2930 में, और उसके बाद खुरासन पर भी योजना के तहत आक्रमण किया। और कराचील, 5वां जो योजना था इसका, कराचील और सैन्य अभियान जो 1337 और 1338 में। तो ये बरनी जो है, जो इसके इतने योजना को काफी वर्णन किया है। लेकिन दोस्त, योजना तो चला, लेकिन ये सनकी टाइप का तो था, लेकिन योजना क्या हुआ? पूर्ण रूप से क्या हुआ? लागू नहीं हुआ, वो असफल हो गया। तो यह वो योजना क्या रहा? असफल रहा। अब असफल कैसे रहा? तो सैद्धांतिक रूप से सुनने में, समझने में अच्छा लगता है, सैद्धांतिक रूप से ये अच्छा था, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या था? सही ढंग से लागू नहीं कर पाया अपने राज्यों में। इसीलिए ये जो है ना, ये असफल रहा।
आप योजना लागू कर दीजिएगा, जनता के बीच में आएगा नहीं, धरातल पर नहीं उतारिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लागू यानी सही से नहीं हो पाया, इसीलिए ये असफल योजना हुआ। आप लंबा लंबा योजना, बड़ा बड़ा बातें कर लीजिएगा, जनता के नीचे धरातल पर नहीं पहुंचेगा, जनता इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, तो योजना सफल नहीं कहलाता है, वो असफल कहलाता है। तो लंबा लंबा तो बात कर दिया, योजना बनाता था, लेकिन इनके लोग या ये जो थे उस योजना के प्रति सीरियस नहीं होते थे, जिस कारण जो है जनता के बीच में, लोगों को बीच में यह योजना को लाभ नहीं उठा पाया और यह असफल कहलाया। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं, किसानों को ध्यान में रखते हुए, प्रजा को, जो लोग थे वहां, किसानों को ध्यान में रखते हुए ये कृषि विकास के लिए, यानी किसान जो परेशान होता था उसके लिए एक विभाग का स्थापना करता है। कृषकों को ध्यान में रखते हुए, उसकी परेशानियों को देखते हुए एक कृषक विभाग का क्या स्थापना करता है, जिसका नाम होता है दीवान ए कोही या अमीर ए कोही। दीवान ए कोही, अमीर ए कोही क्या था, यह कृषि विभाग था। ठीक है, एक विभाग का स्थापना करता है जिसका नाम होता है दीवान ए कोही और अमीर ए कोही। इसने क्या किया, प्रजाओं में और जनताओं में भेदभाव मिटाने के प्रयास किए, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो ये नहीं चाहते थे ज्यादा लोग क्या रहे, यानी भेदभाव रहे लोगों में, तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी तो ये सब होता ही है, समझता आता है। ठीक है, तो ये भेदभाव मिटाने और अन्याय को समाप्त करने के लिए बहुत सारा प्रयास किए। यह अपनी तीसरी योजना के अंतर्गत क्या किया, यानी सांकेतिक मुद्रा, अभी पढ़े थे हम लोग, तीसरी योजना जो उसका था सांकेतिक मुद्रा, यह मुद्रा पीतल और तांबा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा में क्या लाया, पीतल और तांबा। इसने क्या किया, जकात एवं उसको छोड़ करके, बहुत सारा टैक्स था, तो ये दो टैक्स को छोड़ दिया, जकात और टैक्स, ये धार्मिक टैक्स था, जकात और टैक्स, धार्मिक और आर्थिक टैक्स था जकात, इसको छोड़ करके से सभी टैक्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यह अच्छा काम किया। ठीक है, उसके बाद इसके द्वारा चलाए गए सिक्के का नाम ससगनी। ये जो अपने राज्य में तरह तरह के सिक्का चलाते थे हर कुछ दिन पर, कुछ सालों पर, तो इसका नाम ससगनी, जो चांदी का बना होता था, और अदली जो कांसा का बना हुआ था। तो ससगनी जो है चांदी का सिक्का होता था, अदली जो कांसा का सिक्का हुआ करता था। इसने मिस्र के आवासी खलीफा से स्वीकृति पत्र ले लिया और उस सिक्के पर खुतबा और उस क्या कहते खलीफा का नाम को अंकित करवाया। यानी स्वीकृति पत्र लेकर के खुतबा एवं सिक्कों पर क्या क्या, खलीफा का नाम अंकित करवाया, क्योंकि उसकी स्वीकृति पत्र कौन दिया था, खलीफा दिया था। तो उनके जो कहिए, चापलूसी में कहिए, जो कहिए, उसका नाम अंकित करवाया। इसके शासनकाल में 1333 में, समझ लीजिए, इसके शासनकाल में 1337 में, 33 में 33 यानी 1333 यानी 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, बहुत बार सुने होंगे, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है इन्हीं के दरबार में आते हैं। किसके दरबार में, यानी कि उलूग खां कहिए, जौना खां कहिए, मोहम्मद बिन तुगलक कहिए, इनके दरबार में आते हैं। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में आते हैं भारत, कब, 1333 में। इनके द्वारा सोने के सिक्के जो चलाता है, इनके द्वारा जो सोने का सिक्का चलाता है, तो इब्न बतूता उसका नाम रख देता है, क्या पता है, उसका नाम रख देता है दिनार। ये जो सोना का सिक्का चलाता है तो उसका नाम रख देता है दिनार। और इब्न बतूता भी दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, पढ़े लिखे थे, तो इनसे जम गया, इनसे तो इनके दरबार में ही रहने लगे। और इनके दरबार में जो है ये व्यक्ति क्या करता है, अपनी जितने यात्रा किए थे उसके बारे में संकलन किए, तो कहा क्या, यात्रा वृत्तांत। तो इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत जो लिखा था, उसके किताब थे रेहला, और रेहला नामक हम पुस्तक में ये अपने यात्रा वृत्तांत करते हैं, लिखते हैं। इसने क्या करता है, इसने अपने राजदूत के रूप में 1342 में इसको चीन भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने राजदूत के रूप में, क्योंकि इसी के राज दरबार में रहते थे, तो राजदूत के रूप में, जानते भी थे, योग भी थे, राजदूत के रूप में
चीन भेजते हैं इसको। और चीन किनके दरबार में भेजते हैं? चीनी शासक रहते हैं तोगन तिमूर। तो आप कह सकते हैं इब्न बतूता को अपना राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन कासिम चीन किनके दरबार में भेजा? तो तोगन तिमूर के दरबार में। क्लियर? इनके दरबार में जैन आए थे, जैन विद्वान, जैन भिक्षु आए थे, जो यानी जिन प्रभु सूरी और राजशेखर, तो ये उनका भी आश्रय, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो पढ़े लिखे के सम्मान भी करते थे, तो ये अच्छी बात थी। इसने क्या किया? इसने क्या किया? अपने दरबार में दोनों यानी जैन विद्वान को तो आश्रय दिया ही, लेकिन ये क्या करते थे? ये क्या करते थे? थोड़ा सनकी टाइप के थे। किस टाइप के थे? सनकी टाइप के थे। तो इसीलिए इसकी अपनी योजनाओं से लोगों में काफी गुस्सा होता था। तरह तरह की योजना ले आते थे और लोगों को ये समझ में नहीं आता था। तरह तरह के कानून ले आते थे, तरह तरह के। तो इसीलिए इसे सनकी भरी योजना और इसके कृत्यों के कारण, इसके कामों के कारण इसे लोग पागल, स्वप्नशील, रक्त पिपासु यानी रक्त का प्यासा और परोपकारी भी कहते थे। अच्छा भी करते थे और योजना लाकर लोगों को क्या करते थे? गुस्सा भी भड़का देते थे। ठीक है? तो लोग इनसे प्यार भी करते थे और नफरत भी करते थे। वो सब दिन हुआ है। आज भी हमारी सरकार को ऐसा योजना लेकर आता है तो लोग उस पर बढ़ चढ़ करके विरोध करते हैं, तो वो हमेशा ही रहा है। तो इससे कहा गया राजमुंद्री के अभिलेख में, राजमुंद्री के अभिलेख में जौना खां या उल्लू खां को कहा गया पूरी यानी दुनिया का खान। जौना खां को क्या कहा जाता है? दुनिया का खान। किसमें? राजमुंद्री अभिलेख में। राजमुंद्री अभिलेख में क्या कहा जाता है? दुनिया का खान। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, या जौना खां कहिए या उलुग खां कहिए। अब इसे ये ऐसा व्यक्ति थे, पढ़ा लिखा तो थे ही, सबको सामंजस्य करना जानते थे। इसने क्या किया? पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो हिंदू के त्योहार खास करके होली में, हिंदू के त्योहार खास करके होली में ये बढ़ चढ़ के क्या लेते थे? हिस्सा लेते थे। क्योंकि राजा थे तो आप पढ़े लिखे थे तो सोच थोड़ा बदला सा था। तो ये हिंदू के त्योहार में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल। ये जो है, इसकी जो मृत्यु होती है वो सिंध प्रांत, वर्तमान जो पाकिस्तान में है सिंध प्रांत, वह जगह का नाम होता है ठट्टा। सिंध प्रांत के ठट्टा में ये जो है ना 20 मार्च 1351 को इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। जो ठट्टा सिंध प्रांत अभी पाकिस्तान में है, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के मृत्यु पर एक दार्शनिक थे बदायूनी, इतिहासकार भी थे, तो बदायूनी ने कहता है इनके बारे में कि सुल्तान को उसकी प्रजा से, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी कहते हैं, क्योंकि ये सनकी दिमाग के थे, जब मन तब कोई योजना ला देता था। तो इनके बारे में यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है 51 में। और इनके बाद जो है अगला शासक आएगा, तीसरा। तो पहला हम लोग गयासुद्दीन पढ़ लिए, दूसरा पढ़े मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक का उलुग खां कहा जाता है, जौना खां कहा जाता है बचपन में। वो एक शिक्षित होते हैं और बहुत सुल्तानों से सबसे योग्य और विद्वान भी होते हैं। ये अपनी योजनाओं के कारण इसे सनकी लोग कहते हैं। ये योजना लाते हैं, बहुत सारा योजना इसका सफल भी होता है, बहुत सारा योजना असफल हो जाता है, क्योंकि ये धरातल पर सही से उतार नहीं पाते थे। तो हम इस तरह से इनके बारे में जान सकते हैं। इनके बारे में सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किनके दरबार में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में आया। और इब्न बतूता कहाँ के थे? तो अफ्रीकी यात्री थे। मोहम्मद इब्न बतूता जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, अपने जीवन का जो यात्रा किया उसके बारे में लिखा, तो किस किताब में लिखा? तो रिहला नामक पुस्तक में लिखा। तो ये चीज सब आपको रहता है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में मोटा मोटी समझ गए। ये जो सिक्का चलाए थे तो ससगनी जो चांदी का हुआ करता था, और अदली जो कासा का हुआ करता था। ये हमेशा 2-4-5 साल पर कोई ना कोई चीज सिक्का चलाता था, योजना लाता था। ठीक है,
तो हम इस तरह से इसकी मृत्यु जो है कब हो गई, 20 मार्च 1351 को थट्टा में। इसी पर कहा था कौन, बदायूं, कि सुल्तान को प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गया, मुक्ति मिल गया। तो कैसा लगा, रिप्लाई दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।